नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम महान पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के आदर्श राज्य से संबंधित विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्लेटो को दर्शन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। उसी श्रृंखला में उनको आदर्शवादी के रूप में जाना जाता है और उसी आदर्शवाद में उन्होंने जो आदर्श राज्य के विचार प्रस्तुत किए उनमें की चर्चा आज हम करेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य से संबंधित विचार थे वो राजनीति विज्ञान के लिए भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में सभी स्थानों पर एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस आदर्श में जो आदर्श राज्य की कल्पना है वो व्यवहारिकता से काफ़ी परे है, व्यवहारिकता की उन्होंने उपेक्षा की है। लेकिन प्लेटो के विचारों में व्यवहारिकता की कमी को रहने के बावजूद भी हमें उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसके मस्तिष्क में एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की कि जिसको प्राप्त करने के लिए, जिस तक पहुंचने के लिए हम प्रयासरत रहें, और उस जैसा नहीं तो कम से कम उसके कुछ प्रतिशत अंश तक भी हम राज्य को, संस्था को, उस उद्देश्यों के कुछ अंश को भी प्राप्त करने में सफल हो सकें। सर्वप्रथम हम राज्य और व्यक्ति के संबंध में प्लेटो के विचार क्या थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीव का संबंध मानता है। उसका विश्वास है कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती है वही गुण विशाल रूप में राज्य में पाई जाती है। राज्य मूलतः मनुष्य की आत्मा का बाहरी स्वरूप, अर्थात आत्मा अपने पूर्ण रूप से जब बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। व्यक्ति की संस्थाएं उसके विचार का संस्थागत स्वरूप है। जैसे राज्य के कानून व्यक्ति के विचारों से उत्पन्न होते हैं, न्याय उसके विचारों से उद्गत होता है। यह विचार ही विधि संहिता और न्यायालयों के रूप में मूर्तिमान होते हैं। प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा के 3 तत्व बताए हैं: विवेक, उत्साह और तृष्णा। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर जिस प्रकार प्लेटो मानता है कि मानव की आत्मा के 3 गुण होते हैं, उसी के आधार पर राज्य के भी इन गुणों के आधार पर 3 वर्ग होते हैं, जिनमें पहला वर्ग आर्थिक वर्ग या उत्पादक वर्ग होता है। इसका संबंध आर्थिक तत्वों के अंतर्गत प्लेटो वासना अथवा क्षुधा के तत्वों को राज्य का प्रारंभिक आधार मानकर अपनी विवेचना शुरू करता है। आर्थिक तत्वों से अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूर्ण नहीं कर सकता। इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को अन्य लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। परस्पर निर्भरता से समाज में श्रम विभाजन या कार्य विशेषीकरण उत्पन्न होता है। इससे आर्थिक संघों का निर्माण होता है तथा एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत व्यापक हो जाता है। सेवाओं के आदान प्रदान से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यकताओं का सर्वोत्तम तुष्टि और सेवाओं का समुचित आदान प्रदान आवश्यक है। इसी प्रकार मनुष्य के दूसरे गुण उत्साह के आधार पर जो राज्य का आवश्यक तत्व है सैनिक तत्व, जिस सैनिक तत्व के अंतर्गत प्लेटो सैनिक वर्ग को रखता है, यह राज्य निर्माण हेतु दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है। आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ ही राज्य को अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है, अतः युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इस कार्य हेतु
युद्ध की संभावना और उससे रक्षा की आवश्यकता के फलस्वरूप राज्य में उत्साह, साहस या सूरवीर के तंत्र का उदय होता है। इससे सैनिक वर्ग का आविर्भाव होता है, जिससे युद्ध में सर्वाधिक आनंद आता है। तीसरा जो राज्य का सबसे आवश्यक तत्व मानता है प्लेटो, वो मानता है दार्शनिक तत्व। यह शासक वर्ग से संबंधित है। राज निर्माण का तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है, जिनका संबंध आत्मा में जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा का प्रमुख लक्षण विवेक या बुद्धि है, उससे संबंध है। प्लेटो का मानना है कि राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण विद्यमान होना अनिवार्य है। उसके अनुसार सैनिक योद्धा में सामान्यतः विवेक का गुण मिलता है, किंतु विशेष रूप से यह पूर्ण संरक्षक या शासक में ही पाया जाता है। वह संरक्षक दो प्रकार के होते हैं, सैनिक संरक्षक और दार्शनिक संरक्षक। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप धारण कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। इसी तत्व को ध्यान में रखकर वह राज्य के उच्च शिखर पर दार्शनिक को नियुक्त करता है। इस प्रकार इन तीन व्यक्ति के तीन आत्मा के तीन गुणों के आधार पर राज्य के तीन वर्गों की भी चर्चा करता है। और प्लेटो कहता है कि यह वर्ग कठोरता में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार उत्पादक वर्ग में जन्मा कोई बच्चा शासक वर्ग में लाया जा सकता है यदि उसमें विवेक के तत्व का दृष्टिगोचर होता है, तो दूसरी ओर शासक वर्ग में जन्मे बच्चे को उत्पादक वर्ग में रखा जा सकता है यदि उसमें तृष्णा की प्रबलता है। इन सिद्धांत की, प्लेटो के इस सिद्धांत की अपनी महत्ता है, लेकिन विभिन्न आलोचकों द्वारा इसकी विभिन्न बिंदुओं के आधार पर आलोचना की जाती है। पहली आलोचना है कि आदर्श राज्य की जो सिद्धांत है प्लेटो का, वह स्वप्निल संसार है। प्लेटो के आदर्श राज्य की अव्यावहारिकता को देखते हुए उसे एक स्वप्निल संसार कहकर पुकारा गया है। उसे बादलों में स्थित नगर की संज्ञा दी गई है। इसे संध्याकालीन तंतु कहा गया है, जो क्षण भर के लिए दृष्टिगोचर होकर रात्रि की नीरवता में विलुप्त हो जाता है। आलोचकों का मानना है कि यह मात्र एक ऐसी अव्यावहारिक कल्पना है जिसका कोई वास्तविक धरातल पर ऐसा होना संभव नहीं। दूसरा, स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, इतना नियंत्रणकारी है कि इसमें व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य है। वह अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता। अगली आलोचना है कि उत्पादक वर्ग की इसमें उपेक्षा की गई है। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना का एक प्रमुख आधार यह है कि इसमें उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है। वह अन्य दोनों वर्गों के समान इसके लिए न तो विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही सामाजिक ढांचे में इनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। अगली आलोचना, शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है और इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है, जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं माना जा सकता। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितनी ही विवेकशील और बीतरागो क्यों न बना दिया गया हो, अनियंत्रित शक्ति पा जाने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार इसमें दोष आ जाना स्वाभाविक है। अगली आलोचना है, कानून की उपेक्षा की गई है। आदर्श राज्य में कानून का कोई स्थान नहीं है, न ही कानून का स्थान नहीं देकर प्लेटो ने एक बड़ी भूल की है। आगे चलकर लॉज में कानून की अनिवार्यता को स्वयं प्लेटो ने स्वीकारा है, जो इनके आदर्श राज्य की आलोचना का विषय बनता है। इस कमी को उन्होंने उपादर्श राज्य में पूरा किया है। कानून की संपूर्ण उपेक्षा के कारण ही प्लेटो के आदर्श राज्य का अत्यंत कठोर आलोचना उसके काल से लेकर अब तक होती चली आई है। अगली आलोचना है, व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। अपने आदर्श राज्य में प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य में जिस बड़ी मात्रा में समानता के दर्शन किए हैं, उसी मात्रा में व्यक्ति और राज्य में समानता
वास्तव में होती नहीं। इसी समानता को तथ्य मानकर प्लेटो ने मानव प्रकृति के 3 तत्वों विवेक, उत्साह और क्षुधा के आधार पर राजनीतिक समुदाय का निर्माण करने वाले लोगों की को बड़ी कठोरता के साथ 3 भागों में बांट दिया है। इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो के आदर्श राज्य का अपने आप में विशेष महत्व है। उन्होंने लोकतंत्र और अन्य शासन प्रणालियों से वास्तविक अनुभव के आधार पर उनकी कमियों से इतने वाकिफ थे कि उन्होंने स्वयं एक आदर्श राज्य के सिद्धांत को स्थापित करने का रास्ता चुना और जिसको प्राप्त करने के लिए आगे विचारक अपने विचार प्रस्तुत किए और वास्तविकता के धरातल या जो यथार्थवादी सिद्धांतवादी थे उन्होंने अन्य सिद्धांतों को निर्माण करने के लिए प्लेटो ने प्रेरित किया। धन्यवाद, नमस्कार।